हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हेल्थ इशू के कारण वीडियोस नहीं आ रही थी। आज हम देखेंगे नारीवाद का परिचय। तो नारीवाद का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मैरी वुllstonecraft स्त्री अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से हुआ या माना जाता है। तो यह 18वीं शताब्दी कब की बात है? जब इंडस्ट्रियल क्रांति या एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद की बात है कि नारीवाद की चर्चा हुई, अर्थात नारी की अधिकारों, स्त्री के अधिकारों की चर्चा हुई। तो 20वीं शताब्दी तक स्त्रियों के लिए मताधिकार के संदर्भ में एक बार फिर से राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका और 1928 में स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त दिया, किसने? ब्रिटेन ने। इसके बाद स्त्रियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय के संदर्भ में अधिकारों हेतु अनेक प्रयास प्रारंभ हो गए धीरे धीरे सभी जगह पर। इसके प्रमुख विचारक कौन कौन थे? तो सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इनकी प्रमुख मान्यता रही कि स्त्री पैदा नहीं होती है, अपितु बनती है। यह नोट याद रखिएगा कि यह एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किसका कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती अपितु बनती है। नारीवाद की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा है। केट मिलेट, बेट्टी फायरडेन, बोल्री साल्वारो, सुलामित फायरस्टोन तथा जूलियट मिचेल नाम, जो कि प्रमुख नारीवादी के रूप में इनका प्रमुख योगदान रहा है। नारीवाद विमर्श और सिद्धांत के अनुसार उनका यह मानना है कि मातृत्व स्त्रियों का निजी विषय है और तथा इसके पुरुष वर्चस्व का एक कारण के रूप में अथवा स्त्री की परंपरागत निर्बल स्थिति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो इनका कथन क्या है कि मातृत्व जो है कि स्त्रियों का एक निजी विषय है, इसे पुरुषों के वर्चस्व से लेकर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अर्थात मातृत्व जो कि बच्चों का पालन पोषण महिलाएं करती हैं, तो केवल उनके लिए इस प्रकार से उन्हें न देखा जाए और इस कारण से उन्हें पुरुष वर्चस्व न दिया जाए। अगला 1970 में ब्रिटेन अधिनिवेशन में देखने को मिला है कि जिसमें समान शिक्षा, समान कार्य अवसर, समान वेतन आदि की मांग उठाई गई है। कब? 1970 में समान शिक्षा, समान कार्य एवं समान अवसर आदि जैसे मांगों की मांग उठाई गई है। इसमें अंतिम मांग का संबंध स्त्रियों द्वारा अपने शरीर व स्वयं के नियंत्रण को स्थापित करने की इच्छा से थी। इसके पहले क्या था कि स्त्रियों को उपभोग की वस्तु समझा जाता था, जिस कारण उन्हें तमाम प्रकार की प्रताड़नाएं सहना पड़ता था। तो इसमें उन्होंने मुख्य रूप से शरीर एवं स्वयं के नियंत्रण की स्थापित की। हमारे शरीर पे हमारा अधिकार है, उसका चाहे जो कर रही, इस प्रकार की बातों की मांग वहाँ पे उठाई गई है। आगे उन्होंने प्रकार्यवाद का तात्कालिक आलोचना का आधार परंपरा मत रूपों में स्वरूप से नकारा है, डिनायल किया है। उसी दौर में अमेरिका तथा यूरोप में आधुनिकीकरण के तत्व यथा तार्किकता, श्रम विभाजन, वैज्ञानिकता इत्यादि उपागमों द्वारा समाज में इनके कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण पर बल दे रही थी। तो उसी दौर में जहाँ एक बार समानता की मांग के अधिकारों की बात हो रही थी, वहीं पे अमेरिकी और यूरोपीय समाज में आधुनिकीकरण या औद्योगिक क्रांति आ रही थी, जिसके कारण वहाँ वैज्ञानिक तर्कता, श्रम विभाजन आदि जैसे कारक का उद्भव एवं परिणाम विश्लेषण पर बल देता है। वस्तुतः इसको नारीवाद के बीज के रूप में जाना जाता है। अर्थात इन्हीं के कारण नारीवाद को काम एवं समानता की बात का प्रारंभ माना जाता है। इससे अस्तित्ववाद या एक्सटलिज्म अर्थात नारियों के अस्तित्व जो है उसकी चर्चा चलने लगी। अस्तित्ववाद एवं नारीवाद को समृद्ध करने वाले विचारकों में पाल सार्त्रे, सिमोन दी बुआ, विटगेन्स्टाइन, माइकल फुको, वर्जीनिया वुल्फ एवं आदि के नाम उल्लेखनीय रहे हैं। तो अस्तित्ववाद के अंतर्गत किनको किनको शामिल किया गया है? पाल सार्त्रे, सिमोन दी बुआ, विटगेन्स्टाइन, माइकल फुको या मिशेल फुको, वर्जीनिया वुल्फ आदि का नाम प्रमुख है। आगे अस्तित्व एवं नारीवाद का सिद्धांत परंपरागत समाजों की मौलिक संस्थाओं, परिवार, विवाह, पितृसत्तात्मक, पुरुषवादी परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं इत्यादि के आधार पर नकारते हैं। इनके द्वारा किसी सत्तामूलक एवं मानवतापरक समाज की सृजन अब तक नहीं किया गया है। तो जो अस्तित्ववाद एवं नारीवाद की बात हुई, तो सिद्धांत परंपरा समाजों की मौलिक संस्थाओं एवं परिवार, विवाह, पितृसत्तात्मक, पुरुषवादी जो परंपराएं अभी तक विद्यमान थी,
परंपराओं को नकारने का कार्य किया गया। इसके द्वारा किसी सत्तामूलक एवं मानवतापरक समाज का सृजन नहीं किया जा गया है। उन्होंने कहा इनके द्वारा किसी एक ऐसे समाज का निर्माण किया जिसमें मानवता की बात कही गई हो। यहाँ पर पितृसत्तात्मक या पुरुष वर्चस्व के कारण स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार किया जाए जो मानवता के खिलाफ थे। एक सत्तामूलक सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक यह है कि सामाजिक संरचना एवं वैचारिकी के परंपरागत एवं रूढ़ प्रकारों के स्थान पर नई मान्यताएं एवं प्रासंगिक व्यवस्थाएं निर्मित की जाए। नारीवादियों का मानना था कि जो सत्तामूलक सामाजिक व्यवस्था अभी तक विद्यमान है उसके आधार पर सामाजिक संरचना एवं वैचारिकी परंपरागत या रूढ़ प्रकार के स्थान पर एक नई मान्यताओं एवं प्रासंगिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया जाए जिसमें सभी के लिए समानता की बात कही गई हो। आगे नारीवाद के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य एवं अभिमुखीकरण। अस्तित्व की सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं पर आधारित नारीवाद का सिद्धांत स्त्रियों को अपनी वैचारिकी के केंद्र में रखकर स्त्री परिप्रेक्ष्य में समाज में स्त्रियों के स्थापित स्थिति के विश्लेषण द्वारा उन्हें सामाजिक व्यवस्था के व्यापक संदर्भ में वैश्विक स्तर पर समतामूलक परिस्थिति, अधिकार, भूमिका तथा जैविक विशेषताओं के आधार पर परंपरागत हीन स्थिति से आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में पहले सामान्य तत्पश्चात विशिष्ट सामाजिक अस्तित्व प्रदान करने की योजना रखता है। तो नारीवादी जो अस्तित्ववाद की प्रस्थापनाएं थी उनका विचार यह था कि समाज एवं विश्व स्तर पर नारियों को समान परिस्थिति, समान अधिकार, समान भूमिका और समान जो बायोलॉजिकल विशेषताएं हैं उनके आधार पर हीन न समझा जाए, अर्थात उन्हें समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और उन्हें हर चीज़ में समानता के स्थान प्राप्त, पुरुषों के समान स्थान प्राप्त हो। इस स्थिति में आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में पहले सामान्य अर्थात पहले धीरे धीरे सामान्य योजनाओं को लागू करते हैं, उसके बाद कुछ विशिष्ट योजनाओं को लागू करके समानता की बात करते हैं। आगे नारीवाद का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो नारीवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक एवं राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में पुरुषों के साथ स्त्रियों की पूर्णतः समानता के पक्ष में किया गया है। 1992 में मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित विगिटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ 19वीं शताब्दी की जगह 18वीं शताब्दी होगा, अर्थात 18वीं शताब्दी के अंत में नारीवाद शब्द की चर्चा हुई, जिसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, मैरी वुllस्टोनक्राफ्ट की लिखित पुस्तक विडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। वुllस्टोनक्राफ्ट ने परंपरागत पुरुष वर्चस्ववादी समाज और पितृसत्तात्मक धारणाओं का खंडन करते हुए उसमें प्रत्येक स्तर पर पुरुषों के समकक्ष सिद्ध करने हेतु आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। तो वुllस्टोनक्राफ्ट ने जो परंपरागत पुरुष वर्चस्ववादी समाज था उनकी धारणाओं का खंडन किया और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि महिलाएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं है, अर्थात वे स्त्रियों के अधिकारों एवं लैंगिक समानता के विचारों का बीजारोपण करने में सक्षम रही। इसके पश्चात चार्ल्स फोरियर, पार्किंसन गिलमैन तथा कुछ अन्य विचारकों ने पितृसत्तात्मक स्वरूप तथा कार्ल मार्क्स ने परिवारों में पुरुषों के आर्थिक महत्व को नारियों की अपेक्षाकृत अधिकारहीनता एवं हेय की स्थिति के संदर्भ में देखा या विश्लेषित किया है। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति जो परिवार में होती है, तो कार्ल मार्क्स ने परिवारों में पुरुषों के आर्थिक महत्व को जो नारियों की अपेक्षाकृत अधिकारहीनता या हेय की स्थिति के संदर्भ में देखा या विश्लेषित करते हैं। कार्ल मार्क्स की यह प्रसिद्ध उद्घोषणा थी कि साम्यवादी क्रांति के पश्चात व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तथा ऐसे में परिवारों की संपत्ति पर आधारित पुरुष वर्चस्व स्वतः ही समाप्त हो जाए। तो उन्होंने कहा जब साम्यवाद आएगा, अर्थात क्रांति के पश्चात साम्यवाद की बात करते हैं क्षमता का, तो उस समय व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्ति की पर्सनल संपत्ति की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, जो कि पूंजीवाद से उन्होंने रिलेट किया है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि परिवारों में जो पुरुष वर्चस्व है वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। परंतु तब स्त्री पुरुष क्रमशः भावनात्मक रूप से समान होंगे एवं समानता रूप मूलक हो जाएंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। परंतु व्यवहारिक जगत में ऐसा नहीं हुआ। तो कार्ल मार्क्स यह कल्पना करते थे कि पूंजीवाद का नष्ट होगा तो सर्वहारा वर्ग का राज होगा, तो वहाँ पर ऐसी बात होगी, लेकिन अभी तक ऐसी जो कि व्यवहारिक जगत में ऐसा नहीं हुआ है। नारी समानता की दिशा में न्यूजीलैंड 1893, ब्रिटेन 1918 और अमेरिका 1920 में महिलाओं के मताधिकार प्रदान कर इस दिशा में पहल की है। तो सर्वप्रथम न्यूजीलैंड 1893, ब्रिटेन 1918 और अमेरिका में 1920 में महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था। इसमें भी कुछ
टर्म या कंडीशन था कि निश्चित आयु वाली महिलाएं ही केवल वोट दे सकती थी। और इसमें भी जो ब्लैक महिलाएं थी अमेरिका में, काले स्त्रियां जो थी, उनको वोट का अधिकार नहीं प्राप्त था। यह मुख्य पॉइंट था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नए सिरे से निर्मित हो रहे राष्ट्रों की आंतरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों की लहरों ने इस प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कर दिया या गति प्रदान की। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने नारियों को अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के समय सभी पुरुष युद्ध में व्यस्त थे। तब कारखानों और फैक्ट्रियों में महिलाओं ने अत्यधिक तेजी से कार्य किया था, जिस कारण उन्हें कार्य की समानता के अधिकार पर देखा जाना, अर्थात उन्हें कुछ सम्मान की प्राप्ति हुई, अर्थात यह उनके पहली सीढ़ी के रूप में कार्य किया। नारीवाद के प्रकार क्या हैं? तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसके आगे की वीडियो आपको कल से प्राप्त होगी। और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे कि 9:30 AM एंड 9 PM पर डेली क्विज होगा। धन्यवाद।